गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग करने वाले हैं 1 नवंबर 2023 के जितने भी न्यूज़पेपर्स के अंदर यूपीएससी के रिलेटेड जितनी भी खबरें आई हैं उनका एनालाइज। तो चलिए चलते हैं पहली खबर की तरफ, और ये है साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर्स STCS। तो ये है क्या? सबसे पहली बात कि न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि जो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र है यानी कि PSA जो है, PSA प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो पहली जॉइंट मीटिंग है STC की उसको चेयर किया है। तो कौन करता है STC की मीटिंग्स को? पहली बार हो रही है तो ये कौन कर रहा है? ये कर रहा है PSA। कौन? प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये चेयर कर रहा है। अब ये STC है क्या? देखिए, सबसे पहले लॉन्च हुई थी 2020 के अंदर। ओके, लॉन्च ईयर इनका क्या है? 2020। और ये है किस चीज़ के बारे में? ये बताते हैं कि ये एक काइंड ऑफ इनिशिएटिव है ऑफिस ऑफ द PSA का, जो ये प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र है, इनका ये एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव होने वाला है। इसके अंदर ये एक फॉर्मल अम्ब्रेला स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसके अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं अलग अलग सिटीज़ के अंदर, उनको ज़्यादा अच्छे से एक तरीके से सिनर्जी में लेके आया जा सके, उनके रिलेशंस को एक दूसरे के साथ बनवाया जा सके, और वो लोग एक साथ हारमोनी में आके अपनी एक तो वो खुद के पास उनकी ऑटोनॉमी रहनी चाहिए। इस बात का ध्यान पहले ही रखा गया कि उनकी ऑटोनॉमी को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। इसके अलावा ऑटोनॉमी अपनी अपनी रखते साए, जैसे कि बहुत सारे इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स आप देख रहे होंगे कि अलग अलग नेशंस हैं, ठीक है, अलग अलग नेशंस के होने के बाद भी बहुत सारी ऐसी मतलब कि ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, इनिशिएटिव्स होते हैं जिसमें वो सब लोग मिलते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत रिसेंट का G20 ही ले लीजिए। अलग अलग कंट्री है, हर कंट्री खुद में सॉवरेन है, यानी कि वो किसी की कोई नीचे नहीं आती है। स्टिल वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसे ग्रुप के अंदर, इनिशिएटिव के अंदर मिलजुल के काम करना चाहती हैं। यही यहाँ पे आप एग्जांपल के तौर पे समझिए कि यहाँ पे भी जितने भी अलग अलग स्टेट्स के अंदर, डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, सिटीज़ के अंदर जो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको सिनर्जी करना है, एक साथ आना है, और एक साथ आने के बाद अपनी ऑटोनॉमी उनको बरकरार रखनी है, ठीक है। उनकी पावर्स को कोई कम ना कर सकता है, ना ही करेगा। उनकी ऑटोनॉमी उनके पास होगी, लेकिन मिल के किसी काम के ऊपर काम करना है। इससे फ़ायदे क्या होंगे कि ये क्या करेगा, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिंक पैदा कर देगा जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बीच में, रिसर्च लेबोरेटरीज है उनके बीच में, और जो भी अलग अलग स्टेक होल्डर और इसके अंदर आने वाले हैं। क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ऑर्गेनाइजेशंस होती क्या है? यही तो होती हैं मोस्टली। आप एकेडमिकली कुछ कर रहे हैं या फिर आप साइंस लेबोरेटरी में, यही होती हैं। तो जब ये सभी एक साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली लिंक हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, यही इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, ऐसा सोचा जा रहा है। और ये PSA जो कि होता है प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र, ये कहाँ होता है? जो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र होता है वो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के अंदर होता है, ठीक है, उसके नीचे होता है। मतलब जो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट होता है हमारा CS, उसके अंडर होता है PSA, ठीक है, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र। 2018 में ही इसको बनाया गया था। 2018 में PSA खुद बना है। 2020 में उन्होंने जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर्स है उनको बना दिया है। फोटो में देखिए यहाँ पे कैसे इसके अंदर बताया कि नेशनल एंड ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाना है इसका काम, रीजनल सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है, कोई रीजनल प्रॉब्लम्स है आपस में मिलजुल के वो समझना है, और शेयर्ड इकोसिस्टम होगा। क्यों समझ रहे हैं ना शेयर्ड इकोसिस्टम कैसे होगा, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अगली न्यूज़ की तरफ देखते हैं। पन्नामलाई पेंटिंग्स, तमिलनाडु। तो ये पन्नामलाई पेंटिंग्स जो है इनके बारे में ये खबर है। खबर क्यों है? क्योंकि ये पेंटिंग देखिए आप, ये द मोस्ट क्लियरेस्ट पेंटिंग मैं आप लोगों को दिखा पा रही हूँ फिलहाल। ये मुराल पेंटिंग्स होती हैं। मुराल पेंटिंग्स क्या होती हैं? न्यूज़ पे पढ़ने से पहले उसको बता देती हूँ कि मुराल पेंटिंग्स होती हैं जो पेंटिंग्स दीवार के ऊपर की जाती थी, ठीक है। अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करके इन पेंटिंग्स को किया जाता था। कभी मड का इस्तेमाल किया जाता था, कभी जो काउस वगैरह का डंग होता है उसका इस्तेमाल, कभी प्लास्टर, कभी कुछ ऐसे पहले दीवार के ऊपर ये सारी चीज़ें लगाई जाती थी। उसके ऊपर डिफरेंट अलग अलग नेचुरल कलर्स को अलग अलग जगहों से लेते हुए, ग्रीन कलर कहीं से ले लिया है, किसी पहाड़ी से कुछ निकाल लिया है, उसके बाद इनको कलर किया जाता था। किसी किसी मुराल पेंटिंग्स पे कोटिंग हो सकती थी, यानी कि हो सकता था कि वो कलर्स को बहुत बार किया गया हो।
ठीक है, और किसी किसी के ऊपर ये कोटिंग्स नहीं भी होती थी। तो यहाँ पे ये अब खबर में क्यों है, क्योंकि ये जो एक पल्लामलाई पेंटिंग है तमिलनाडु के अंदर ये है, कहाँ पे है, तल्लागिरीश्वरा टेम्पल तल्लामलाई, जहाँ पे आप याद भी रख सकते हो पन्नामलाई ये है, और ये कहाँ पे है, तल्लागिरीश्वरा टेम्पल के अंदर, तमिलनाडु, तल्लागिरीश्वरा टेम्पल तमिलनाडु। ठीक है, यहाँ पे ये है, और ये न्यूज़ में इसीलिए क्योंकि ये 1300 साल पुरानी पेंटिंग क्या हो रही है, फेड हो रही है। आप देख ही रहे होंगे फोटो के अंदर कि क्लियरली इतना ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए कैसे यहाँ पे बहुत सारे पैचेस आ गए हैं, जो कलर है वो कम हो गया है। और ये पेंटिंग है किस चीज़ की, तो ये मैं आपको थोड़ा सा याद रखना चाहिए क्योंकि न्यूज़ में है और इसके ऊपर अब काम भी होगा। तो इसीलिए जो मुरल पेंटिंग है ये एक्चुअली में जो पालवा किंग नरसिम्हा वर्मन जी टू है उन्होंने इसको बनवाया था, जो कि राजा सिम्हा के नाम से मशहूर भी हैं, राजा सिम्हा। और ये बनवाई किस की गई है, कौन है इस पेंटिंग के अंदर, ऐसा माना जाता है कि ये पेंटिंग जो है वो दिखाती है कि लॉर्ड शिवा जो है, यानी कि भगवान शिव जो है वो यहाँ पे डांस कर रहे हैं पेंटिंग के अंदर। ठीक है, उनके 8 हाथ हैं, 8 हैंड्स वाला वो डांस कर रहे हैं। और इन 8 हाथों के साथ इनको जो माता पार्वती हैं, यानी कि गॉडेस पार्वती जो है वो इनको देख रही हैं। ठीक है, पार्वती गॉडेस जो है वो इनको देख रही हैं। तो ये इस पोइट्री का पूरा दृश्य होता है। इसमें जो शिव है जिनके 8 हाथ है और वो उन 8 हाथों के साथ डांस कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, उनको जाना जाता है लताथिलागा भानी के नाम से, लताथिलागा भानी के नाम से। लिख के दिखा देती हूँ ताकि याद रहेगा, देखते ही आपको लगेगा कि ठीक है कहीं पे तो सुना था, कहीं पे तो पढ़ा था, लताथिलागा भानी। चलिए, और संस्कृत इसमें अगर मैं आपको कुछ और बताऊं तो राजा सिम्हा जो हैं जिन्होंने इसको बनवाया था, कौन है ये, नरसिम्हा वर्मन टू हैं। कहाँ के हैं, पालवा हैं, पालवा डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। बहुत पुरानी है, 1300 में है, मतलब ऑलमोस्ट 7th सेंचुरी के अराउंड ये बनी थी। और अभी मैं इसको बताऊं कि यहाँ पे इन्हीं के नाम से एक संस्कृत एपिग्राफ्स भी मिलते हैं। ठीक है, संस्कृत के एपिग्राफ्स भी मिलते हैं। एपिग्राफ्स क्या होते हैं, मतलब वो सारी चीज़ें जो लिखी गई हैं कुछ बनाने के लिए, तो वो यहाँ पे मिलते हैं। तो ये प्री में एक क्वेश्चन आ सकता है कि क्या ऐसा यहाँ पे मिलता है, स्टेटमेंट दे सकते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे मिलते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं सिस्मिक अर्थक्वेक स्वाम्स। तो ये क्या होता है, देखिए न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि आइसलैंड जो है उसमें अभी 5000 से ज़्यादा जो है छोटे छोटे अर्थक्वेक जो है अभी आए हैं। ठीक है, छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे भूकंप के झटके वहाँ पे देखने को मिले हैं, महसूस हुए हैं। ऐसा तो इन्हीं को बोला जाता है स्वाम्स, की ऐसे झटके जो लगातार आ रहे हैं लेकिन कोई बड़ा नुकसान नहीं कर रहे हैं, छोटा छोटा वो अपना शौक जो है वो दिखा रहे हैं। आप देखिए कि ये स्वाम्स के एरियाज़ को भी बांटा गया है। ये कहाँ पे है, देखिए जैसे बिल्कुल आइसलैंड, ये सारी चीज़ें यहाँ पे स्वाम्स आते ही रहते हैं छोटे छोटे। और ये क्यों है, क्योंकि ये प्लेट्स वाली जगहों पे आप देख रहे हैं ना, कैसे यहाँ पे यूरेशियन प्लेट है, फिर इधर यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, यहाँ पे आप देखिए अमेरिकन प्लेट है। तो ये अलग अलग प्लेट्स, और ये आइसलैंड, ये आपको जो दिख रहा है ये वाला लेंस, इसको बोलते हैं आइसलैंड। और जो ये आपको दिख रहा है ये है ग्रीनलैंड, ये है ग्रीनलैंड। देखने में अपोजिट सी बात है काफ़ी, क्योंकि ग्रीनलैंड है वो पूरा आइस से ढका हुआ और आइसलैंड है वो पूरा मतलब ग्रीन इससे ढका हुआ है। तो थोड़ा सा ये अलग है, लेकिन ये होते हैं अर्थक्वेक के जो या सेस्मिक के होते हैं, स्वैम्स होते हैं। ये क्या होते हैं कि ये बहुत ज़्यादा मात्रा में आते हैं, लाइक थाउजेंड्स ऑफ अर्थक्वेक बहुत छोटे छोटे आएंगे। कारण मैं ऑलरेडी आपको पहले भी बता चुकी हूँ, आज भी बता देती हूँ। वोल्केनिक एनवायरनमेंट जहाँ पे होता है, हाइड्रोथर्मल सिस्टम होता है, टेक्टोनिक मूवमेंट जहाँ पे होती है, सबसे ज़्यादा वहीं पे आते हैं। और यूरोप के अंदर अगर देखा जाए तो आइसलैंड के अंदर यहाँ पे सबसे ज़्यादा आते हैं, क्योंकि आइसलैंड जो है वो एक मोस्ट एक्टिव वोल्केनिक रीजन है। क्यों, यहाँ क्योंकि यहाँ पे मिड अटलांटिक रिज है। देखिए आप, मिड अटलांटिक रिज जो होती है, मैं इसको क्लियर करके आपको दिखाती हूँ। रिज क्या होती है, यहाँ पे देखिए, यहाँ से मिड अटलांटिक रिज गुजरती है। रिज होती क्या है, अगर किसी को नहीं पता है तो शॉर्ट में समझिए कि ओशन जो होता है, ओशन के अंदर जब कोई
टेक्टोनिक प्लेट मान लीजिए ये एक प्लेट है, ठीक है, ओशनिक प्लेट है, ये भी एक ओशनिक प्लेट है। जब ये आपस में टकराएंगे तो इनमें से कोई भारी नहीं है तो कोई नीचे नहीं जा रहा है, राइट। तो ये आपस में टकराएंगे तो थोड़ा बहुत अगर कोई जाएगा भी तो यहाँ से लावा निकलेगा अर्थ से, और वो लावा निकल निकल के यहाँ पे क्या बना देगा, पहाड़ियाँ बना देगा। तो जो समुद्र के अंदर पहाड़ होते हैं या पहाड़ियाँ होते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़े हैं, क्योंकि ओशन कितना गहरा है अटलांटिक, फिर भी वो ऊपर तक दिखाई देते हैं, तो ये पहाड़ियाँ लगातार मिल मिल के बनेंगी। और जैसे हमारे यहाँ पे हिमालयाज़ बने हुए कुछ इसी तरह से। और अगर ये प्लेट ऐसे भिड़ने की बजाय अगर अलग अलग डायरेक्शंस में जाते तो यहाँ पे क्या बन जाता, ट्रेंच बन जाता। इसको बोलते ट्रेंच, क्योंकि ये वाला जो एरिया था ये खाली होके नीचे की तरफ और गहरा हो जाता। और जैसे वर्ल्ड का जो सबसे गहरा मैरीना ट्रेंच है वो कहाँ मिलता है, वो मिलता है पैसिफिक के अंदर, मैरीना ट्रेंच। यहाँ पे जस्ट ये आप जो लोकेशन देख रहे हैं ना आइलैंड्स वगैरह वाली, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के, तो यहीं पे कहीं पे आपको मैरीना ट्रेंच देखने को मिलेगा। और यहाँ पे इस कलर से देखिए, पिंक कलर से, ये मैरीना ट्रेंच है। ये बहुत ही ज़्यादा गहरा, अगर आप पूरे हिमालय को इसके अंदर उल्टा करके भेजेंगे ना तो भी, क्योंकि हिमालय 8,848 मीटर का ही है, वो इसमें पूरा समा जाएगा। और फिर भी ऑलमोस्ट 2000 मीटर यहाँ पे जगह रह जाएगी, क्योंकि ये 10 यानी 1 किलोमीटर से भी बहुत ज़्यादा नीचे तक ये मैरीना ट्रेंच बना हुआ है। आपका पूरा हिमालय आप उल्टा करके यहाँ पर डाल दीजिए, वो पूरा इसमें समा जाएगा, इतना गहरा ये ट्रेंच होता है। आई थिंक मोस्टली इसके बारे में बता चुकी हूँ मैं। नेक्स्ट अब चलते हैं नॉर्मन प्रिचर्ड, फर्स्ट ओलंपिक मेडलिस्ट फॉर इंडिया। तो इंडिया ने जो सबसे पहला मॉडर्न ओलंपिक गेम्स हुए थे, सेकंड एडिशन हुआ था समर ओलंपिक गेम्स का 1900 के अंदर हुआ था। ये कहाँ हुआ था, पेरिस में हुआ। तो वहाँ इंडिया ने सबसे पहले पार्टिसिपेशन किया था। इंडिया की तरफ से गए थे ये नॉर्मन प्रिचर्ड जी, और ये इन्होंने पार्टिसिपेट किया था 2 जगहों पे। एक तो इन्होंने किया था 200 मीटर की जो रेस होती है उसके अंदर, और दूसरा इन्होंने किया था 200 मीटर की हर्डल के अंदर। हर्डल क्या होती है कि आपके सामने वो अलग अलग ऐसे हर्डल्स वगैरह लगा दें कि अब आपको इन पे से जंप करना है, फिर भागना है, फिर जंप करते रहना, इस तरीके से हर्डलिंग रेस होती है। तो ऐसे इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। इन दोनों में ही इनको सिल्वर मेडल मिले थे। ओके, सिल्वर मेडलिस्ट ये बने थे दोनों ही जगहों पे। और इन्होंने ये फिनिश किया था दोनों को ओलंपिक गेम्स के अंदर। और ये इंडिया का ऐसा माना जाता है कि शायद सबसे पहला ये इंडिया का ओलंपिक का जो मेडल है वो हो सकता है। हालांकि ये थोड़ी कंट्रोवर्शियल बात है, क्योंकि ब्रिटेन जो है वो इनको खुद का मानते हैं कि नहीं ये ब्रिटेन का फर्स्ट है, और इंडिया इसको खुद का मानता है। तो ये इस वजह से थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी हो जाता है। और क्योंकि ओलंपिक अब इंडिया में होने वाला है 2036 को, तो इसीलिए एक न्यूज़ जो थी वो थोड़ा सा रिवीजन के लिए थी, पता होना ही चाहिए, आ भी सकता है। आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है पिचुआ ही पेंटिंग्स के बारे में। या तो आप इसको पिचुआई बोल सकते हैं, आप पिचुआई बोल सकते हैं। स्टार्टिंग इस पेंटिंग्स की है जो वो होती है ऑलमोस्ट 400 साल पहले राजस्थान के अंदर इसकी स्टार्टिंग हुई थी। न्यूज़ में क्यों है, न्यूज़ में इसीलिए क्योंकि अभी चेन्नई के अंदर कुछ एक आर्ट एग्जीबिशन होने वाला है जो पिचियाई पेंटिंग्स हैं उनको दिखाएंगे, जो कि लगभग 350 साल पुरानी हैं। ठीक है, 350 ईयर्स ओल्ड ये हैं। राजस्थान के अंदर मैंने बताया आप लोगों को इसकी शुरुआत होती है, और उदयपुर के पास जो टाउन है नथवाड़ा, उसके अंदर इसकी शुरुआत सबसे पहले हुई थी बनने की। पिचुआई पेंटिंग्स है क्या, जो पिचवाई वर्ड है ना वो खुद निकल के आया है पिच से। पिचवाई वर्ड कहाँ से निकल के आया है, पिच। पिच क्या होता है, मतलब कि पीछे, यानी कि बैक। पिच का क्या मतलब होगा, बैक। और वाई जो होता है उसका मतलब होता है टेक्सटाइल। वाई का मतलब होता है टेक्सटाइल। आप यहाँ पे देखिए कैसे दिख रही होंगी, कितना सुंदर ये बनाया हुआ है। लेकिन अब आप इससे समझ गए होंगे कि ये है क्या, पिच, बैक, वाल, वाई, ता, टेक्सटाइल, यानी कि कपड़े के ऊपर, क्लॉथ के ऊपर इसको बनाया जाता है। ठीक है, इसमें ज़्यादातर जो थीम होती है वो थीम होती है कृष्णा के बारे में, लॉर्ड जो कृष्णा है उनके बारे में, या फिर राधा के बारे में, या फिर एनिमल्स वगैरह जो उन्हीं के स्टोरी के रिलेटेड है, या फिर जो फेस्टिवल्स होते हैं दिवाली, होली, इन सब की जो है इनकी थीम ज़्यादातर देखने को मिलती है। आप यहाँ पे देखिए इस पेंटिंग के अंदर कैसे लॉर्ड कृष्णा की जो गायें थी उनको दिखाया गया, बछड़े को दिखाया गया, पूरा का पूरा ये कपड़े के ऊपर इसको डाला गया है।
रासलीला, ऐसे ऐसे सभी चीज़ें इसमें दर्शाई जाती हैं। और सबसे पहले जो इनके मेंबर थे, जो इन्होंने बनाना शुरू किया था, उनको बोला जाता था पुष्टि मार्ग सेक्ट। पुष्टि मार्ग जो है सेक्ट, यानी कि जो संगठन था, जो उन्होंने इसको बनाया था। और ये किसने शुरू किया था? वल्लभाचार्य जी ने इसको शुरू किया था 16th सेंचुरी के अंदर। कौन थे इसके संस्थापक? वल्लभाचार्य। और क्योंकि 400 साल पुरानी है तो ऑफ कोर्स 16th सेंचुरी की बात हो गई है। और 16th सेंचुरी में इंडिया में कौन था उस समय? यहाँ पे राजपूत थे। और सेंटर में कौन था? मुगल्स। क्योंकि 1526 के अंदर बाबर जो है वो इंडिया में आ चुका था, वो 1530 तक रहता है। और इस समय पे ये 16th सेंचुरी पूरी की पूरी, इसके बाद में हुमायूं आता है, बाबर आता है, फिर हुमायूं आता है, और उसके बाद आते हैं 1605 तक, यानी 1556 से लेके 1605 तक आते हैं अकबर। तो ये पूरी 16th सेंचुरी जो सेंटर में है, यानी अभी तक तो इनका बहुत ज़्यादा डोमिनेंस था नहीं, लेकिन मिड 16th सेंचुरी से लेकर और 17th सेंचुरी की स्टार्टिंग में अकबर जो है वो अपने जो इनका एम्पायर था उसको एम्पायर बनाते हैं और वो इसको बढ़ाते हैं। लेकिन इस टाइम तक राजस्थान के अंदर कौन थे? राजपूत थे। चलिए हम नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ बताती है तिंगगांव स्पेस स्टेशन के लिए। ठीक है, तो ये तिंगगांव स्पेस स्टेशन क्या है? देखिए पहले तो ये फोटो के अंदर यहाँ पे नीचे आपको अर्थ दिख रही है। ब्लू क्यों दिख रही है? क्योंकि 1/3 पोर्शन ब्लू ही है तो इसलिए ब्लू दिखती है। ऊपर ये आपको स्पेस स्टेशन है। ठीक है, क्या नाम है इसका? तिंगगुआन। तिंगगुआन। तो आप इसको देख के थोड़ा थोड़ा लगता होगा ना कि साउथ कोरिया या कुछ ऐसी कंट्री का है। तो ये जो तिंगगुआन है स्पेस स्टेशन, ये है चाइना का स्पेस स्टेशन। ओके, और ये किस तरीके से बना हुआ? यहाँ पे देखिए ऊपर है इसका शहनजू, यानी कि क्रू का कैप्सूल, लाइफ बोट है ये। यहाँ पे क्रू जो है इनके रहते हैं, 3 मेंबर का इसमें क्रू रहता है। और यानी कि 3 लोगों को इसको ऊपर भेजा गया है। स्पेस का स्टेशन है, छोटा है। जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उससे तो बहुत छोटा है। इंटरनेशनल जो स्पेस स्टेशन है ISS, उसके अंदर 16 मॉड्यूल्स हैं। और इसके अंदर कितने मॉड्यूल्स हैं? तिंगवाना स्पेस स्टेशन के अंदर सिर्फ 3 मॉड्यूल्स है, तो इससे तो बहुत छोटा है। इंडिया खुद का स्पेस स्टेशन बनाना चाह रहा है, बिल्कुल 2032 तक का टारगेट वो लेके चल रहा है। अभी तक ऐसा कुछ है नहीं। ये मैंगेटियन आप देखेंगे साइंस लैब यहाँ पे दी हुई है इसी में, फिर एक और साइंस लैब यहाँ पे है। फिर आप जाएंगे तियानजऊ के ऊपर तो यहाँ पे रोबोटिक कार्गो शिप है। तिहाने दिया हुआ कोर मॉड्यूल इंक्लूडिंग मेन लिविंग एरिया, तो यहाँ पे मेन लिविंग एरिया भी है। और ये तो है इसके फंक्शनल और टेक्निकल टर्म्स। अब हम जानते हैं कि और ज़्यादा ये है क्या। तो इसको बनाया किसने है? इसने इसको बनाया है, इसको भेजा है CMSA के द्वारा। CMSA क्या होता है? चाइनीज़ मैन्ड स्पेस एजेंसी। हमारे यहाँ पे जैसे इसरो है, अमेरिका में जैसे नासा है, ऐसे ही चाइना के अंदर CMSA है, जो कि है चाइनीज़ मैन्ड स्पेस एजेंसी। इसरो क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नासा क्या होता है? नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये जो फुल फॉर्म आप देख पा रहे हैं, ये इनकी अलग अलग फुल फॉर्म होती है। ऑल्दो नॉट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बट ठीक है, पता होना चाहिए CMSA है क्या। इन्होंने इसको बनाया। ये अर्थ का जो लो ऑर्बिट है, देखिए अर्थ के कितने पास है, मतलब ट्रोपोस्फेयर जो लो ऑर्बिट है वहाँ पे ये घूम रहा है। इसके अंदर 3 एस्ट्रोनॉट्स हैं, वो मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ। इसकी ऑपरेशन का लाइफ स्पैन कितना? 15 साल तक ये अपना काम जो है यहाँ पे रह के करेगा। और न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि चाइना की तरफ से जो उसका सबसे यंगेस्ट क्रू है वो तिंगगांव स्पेस स्टेशन के ऊपर जा चुका है। आगे बढ़ते हैं। सब सरफेस वाटर आइस मैपिंग स्विम प्रोजेक्ट। तो ये स्विम प्रोजेक्ट जो है इसको किया है नासा ने। और नासा ने इसको क्यों किया है? क्योंकि ये लोग जो मार्स के ऊपर आइस वगैरह है उसको देखना चाहते हैं कि किस हिस्से में कितनी बर्फ़ है। ठीक है, आप देखिए कैसे इन्होंने ऐसे इसको रिकॉर्ड किया हुआ है, देखना चाह रहे हैं ताकि पता चले मार्स के जो एरिया उसके बारे में ज़्यादा पता चले। स्विम इसका नाम प्रोजेक्ट, इसको स्विम बोल देते हैं। और यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना की तरफ से ये शुरू किया गया है। बहुत सारे सेट ऑफ मैप्स को इसमें बनाया गया है ताकि उसको मार्स का जो फ्यूचर है, मार्स मिशन जो होने वाले हैं, उनको ज़्यादा अच्छे से समझा जा सके। और मार्शियन जो आइस है उसको भी पता चल सके कि वो किन किन जगहों पे है। और मार्शियन आइस से क्या बनेगा? 2 चीज़ों से इसकी इंपॉर्टेंस है। पहले इसकी इंपॉर्टेंस है इज़ अबाउट कि इससे एक तो वाटर बन सकता है, दूसरा है कि जो स्पेस स्टेशंस होते हैं, यानी स्पेस जो एयरक्राफ्ट होते हैं, उनके जो फ्यूल होता है वो भी इसके अंदर से एक कंपोनेंट इसमें आ सकता है। इससे पता चला है कि मार्स के ऊपर 2 तरीके की आइस है। पहली आइस है जो कि है
जिसको बोलते हैं वाटर आइस, ठीक है, वाटर आइस फर्स्ट। और सेकेंड टाइप ऑफ आइस जो है वो है यहाँ पे ड्राई आइस। ड्राई आइस किस चीज़ से बनी हुई है? ड्राई आइस बनती है हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड से, ठीक है। जब आप कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे तो तब आपको मिलेगा ड्राई आइस। और जो ये आप देखेंगे वाटर आई दिस, मैंने CD लिख दिया है यहाँ पे, ये होगा C2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो ये जो होता है यहाँ पे आपको मिलेगा ड्राई आइस, और वाटर आइस यहाँ पे ऑलरेडी आपको मिलता ही है। तो स्विम प्रोजेक्ट जो है वो शुरू हुआ था, बहुत सारे इसके अंदर और भी प्रोजेक्ट है। इसमें नासा के साथ साथ किन किन उनका इस्तेमाल किया गया, 2023 से ये चल रहा है। इसके अंदर मार्स की, इसके प्लस में क्या है, मार्स रिकोनाइसेंस प्लस एक और दिया गया है मार्स ओडिसी प्लस कौन करेगा, और मार्स ग्लोबल सर्वेयर। ये जो सभी की सभी तीनों की तो चारों है ना, ये नासा हो गया है, मार्स रेसोसियंस हो गया है, मार्स ओडिसी हो गया है, मार्स ग्लोबल सर्वेयर, ये सब मिलके इसके ऊपर डाटा कंबाइन कर रहे हैं और तब इस प्रोजेक्ट को जाके मतलब कि ठीक किया जा रहा है, यानी कि इसका जो उद्देश्य है उसको पूरा किया जा रहा है। लास्ट हम अपनी न्यूज़ की तरफ पहुंच गए हैं, जो कि है वेनेजुएला। प्लेसेस इन न्यूज़ वेनेजुएला के बारे में ये है। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि USA ने एक्चुअली में जो सैंक्शंस लगाए हुए थे वेनेजुएला के खिलाफ कि वो अपने तेल को कहाँ नहीं बेच सकता, कहाँ बेच सकता है, गैस वगैरह माइनिंग इंडस्ट्री पे, उनको थोड़ा सा US ईज कर रहा है, उसको थोड़ा सा कम कर रहा है, ठीक है। पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ की बात करें तो पॉलिटिकली आप देखेंगे कि कैसे जो नॉर्थ के अंदर यहाँ पे वेनेजुएला के ऊपर कैरेबियन सी है और यहाँ पे नॉर्थ में अटलांटिक सी है, ठीक है। यहाँ वेनेजुएला की लोकेशन आपको दिख ही रही है। ईस्ट में देखेंगे तो एक गुआना की कंट्री यहाँ पे दिख रही है। वेस्ट में देखेंगे तो वेस्ट और साउथ के अंदर कोलंबो है, ठीक है। और नीचे आपको दिखेगा बिल्कुल साउथ में ब्राज़ील। ये क्या है? ब्राज़ील। यहाँ पे ये आपको दिखेंगे, ये इसकी पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ हैं। इसके अलावा ये कुछ और जो आइलैंड्स वगैरह हैं उनको भी एडमिनिस्टर करता है, जैसे कि कैरिबियन आइलैंड जो आपको दिखेगा, ये कैरिबियन सी है, यहाँ पे कैरिबियन आइलैंड्स है, ये इनको भी एडमिनिस्टर कौन करता है? वेनेजुएला करता है। और कुछ आर्चिपेलागोस जो हैं, और आर्चिपेलागोस क्या है? समूह, यानी कि जो छोटे छोटे आइलैंड्स होते हैं और उनका जो समूह होता है उनको आर्चिपेलागोस बोलते हैं। इनको भी ये कुछ यहाँ पे जो है, जैसे कि मार्गरीटा आइलैंड है, ला ब्लैंक्यूला है, लॉस रोस्केर, लॉस मंजोक, इन सबको वेनेजुएला एडमिनिस्टर करता है। ज्योग्राफिकल फीचर्स इसके बारे में पता चलें तो आप देखेंगे कि इसके जो वेस्ट एरिया है यहाँ पे आपको एंडीज़ की माउंटेन्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे पूरा एंडीज़ ऐसे जाता है चिली के साथ साथ, तो एंडीज़ की माउंटेन्स यहाँ पे देखने को मिलती है। नॉर्थ वेस्ट के अंदर सेंट्रल प्लेन्स में यहाँ पे आपको दिखेगा लनोस का, और गुआना के जो ये गुआना है, यहाँ पे गुआना के हाईलैंड्स है, यहाँ पे आपको दिखेंगे गुआनीज हाईलैंड्स। क्या मिलेंगे? गुआना हाईलैंड्स, यानी वो लैंड जो थोड़ा उभरा हुआ है प्लेटू टाइप में, उनको हाईलैंड्स बोल दिया जाता है। ये वेनेजुएला जो है, इसके बारे में कुछ और बताऊं तो ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा लार्जेस्ट जो है, इसमें ऑयल का रिजर्वियर मिलता है, लार्जेस्ट ऑयल रिजर्वियर, ठीक है। तो लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स यहाँ पे मिलते हैं। हाईएस्ट पॉइंट अगर यहाँ का देखा जाए तो पिको बोलीवियर है, जिसकी जो हाइट है वो है ऑलमोस्ट 4,978 मीटर। वर्ल्ड का हाईएस्ट पॉइंट क्या है? माउंट एवरेस्ट, उसकी कितनी हाइट है? 8,848 मीटर। तो ऑलमोस्ट इससे डबल है माउंट एवरेस्ट, और ये यहाँ पे मिलता है। इसका नाम क्या है? पिको बोलीवियर, पिको बोलीवियर। तो ये इसका यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट है। उसके अलावा पिको बोलीवियर लिखती क्यों मैं? ताकि आप लोगों को देखेंगे ना जब आँखों से, तो आप लोगों को वो कहीं ना कहीं ज़्यादा रिटेन होगा। पिको बोलीवियर यहाँ का है। मेजर रिवर कौन कौन सी हैं? तो आपको पता है कि यहाँ पे रियो से ज़्यादातर मतलब कि चीज़ें स्टार्ट होती है। जैसे रियो जो दिन हो रहा था वहाँ पे ओलंपिक हुआ था, ब्राज़ील में वो है। तो यहाँ पे भी जो फेमस मतलब कि रिवर है उनमें से एक है रियो निग्रो। वैसे तो दोनों नाम देख के लगता है रियो ब्राज़ील में होगा, निग्रो नाइजीरिया में होगा, वहाँ पे भी हो सकता है, लेकिन ये कहाँ है? वेनेजुएला के अंदर है। तो ये कुछ याद करने की चीज़ है। सेकेंड जो रिवर है उसका नाम है ओरिनोको रिवर, ओरिनोको रिवर। और इसके अलावा मेजर जो यहाँ की सबसे बड़ी लेक है वो है लेक मारासियाबो,
लेक मारासियाइबो। इसके अलावा मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ मैप के ऊपर भी थोड़ा सा इसके बारे में। देखिए यहाँ पे है इंडिया, ठीक है। इंडिया से अगर हम चलेंगे साउथ अफ्रीका की तरफ, नॉर्थ साउथ अफ्रीका बल्कि यूरोप और अफ्रीका की तरफ, और उससे बीच में आएगा नॉर्थ अटलांटिक सी, और यहाँ पे आ जाता है ऊपर नॉर्थ अमेरिका, जहाँ पे अभी आइसलैंड की बात कर रही थी मैं। वो देखिए ये कैसे ग्रीनलैंड है जो पूरा आइस से भरा हुआ दिखाई देता है, और ये आइसलैंड है जिसपे आइस के नाम पे कुछ खास है ही नहीं। फिर हम चलेंगे जब नॉर्थ अमेरिका से नीचे की तरफ, तो हम पहुंच जाएंगे वेनेजुएला यानी कि साउथ अमेरिका में। और साउथ अमेरिका के ऊपर यहाँ पे देखिए आप कैसे कैरेबियन सी यहाँ पे नज़र आता है। इसके अलावा ये जो एंचिपोलोज हैं, ये सभी जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं ना, ये इनको भी एडमिनिस्टर करता है। जैसे ये यहाँ पे आप आइलैंड देखिए, ठीक है, ये बहुत छोटा छोटा आइलैंड्स के टुकड़े हैं, तो इनको एडमिनिस्टर कौन कर रहा है? वेनेजुएला कर रहा है। और वेनेजुएला है कहाँ पे? ये पूरा एरिया जो अभी आप देख रहे हैं पूरा वेनेजुएला। इसके साइड में क्या है? गुयाना है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो ब्राउन कलर से, ये क्या है? गुयाना के हाईलैंड्स हैं। ओके, गुयाना के हाईलैंड्स हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको ले जाऊँ कि यहाँ की फेमस रिवर्स के पास, तो यहाँ पे आपको इसकी फेमस रिवर ये दिख भी जाएंगी। ये देखिए दिस रिवर को अच्छे से आप लोग देख पा रहे हैं। ये ओरिनोको रिवर है। हमने देखा ना कि 2 रिवर यहाँ पे है। ये ओरिनोको रिवर यहाँ पे सबसे ऊपर दिखाई दे रही है, ये वेनेजुएला है, वेनेजुएला के बीच से होते हुए दिखाई दे रही है। एंड सेकंड रिवर जो यहाँ पे है वो दिस रिवर, ये जो यहाँ से चेंज हो जाती है, ये आपकी बन जाती है रियो निग्रो, रिवर निग्रो, ठीक है। और इसके अलावा आप देखेंगे, मैं आपको कुछ और दिखाऊं तो कैरेबियन सी, एंड कैरेबियन सी से अगर इधर की तरफ चलेंगे हम लोग, तो यहाँ पे और कंट्रीज़ देखिए कैसे गुयाना की साइड में सूरीनाम है, सूरीनाम की साइड में फ्रेंच गुयाना है, और इन दोनों के बीच में सूरीनाम आ जाता है। ऊपर है यहाँ पे कैरेबियन सी अगेन, एंड आई थिंक इतना ही बहुत है। चलिए, तो आज का हमारा जो क्लास है वो होती है ख़त्म यहीं पे, और थैंक यू सो मच मेरे साथ अभी तक बने रहे।